ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट था। 57 इसमें क्वेश्चन थे और टाइम 60 मिनट्स का दिया था मैंने। तो देखो ये तो जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल एनालॉजी का। माउंटेन इज रिलेटेड टू वैली इन द सेम वे एनिमी इज रिलेटेड टू। तो एनालॉजी और रिलेशनशिप मतलब जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, जैसे माउंटेन गिवन है और माउंटेन के साथ क्या गिवन था हमें, वैली। तो क्या रिलेशन इसमें समझ में आ रही है हमें, माउंटेन और वैली में क्या रिलेशन होगी? माउंटेन और वैली में क्या रिलेशन होगी? सर ये अपोजिट है। आपने समझ में आ रहा है, अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, वैली किसा कहते हैं, जैसा घाटी होती है कोई पहाड़ों के बीच में जो बसी होती है, और माउंटेन पहाड़ को कहते हैं। जैसे कश्मीर है, कश्मीर क्या है, वैली है एक, पहाड़ों के बीच में बसी हुई है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो एनिमी के साथ हमें सेम रिलेशन यूज करनी है, यानी हमें एनिमी का क्या बताना है गिवन ऑप्शन में से कि एनिमी का अपोजिट कौन सा होगा। क्रूअल, क्रूअल से तो मतलब नहीं, डेंजरस भी नहीं, स्ट्रेंजर कोई मतलब नहीं, सिंपल क्या है, फ्रेंड। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। टेलीफोन इज रिलेटेड टू रिंग। टेलीफोन और रिंग में रिलेशन दिया है, तो यहां में क्या समझ में आ रहा है, टेलीफोन के साथ रिंग का क्या रिलेशन है? रिंग मतलब क्या है, टेलीफोन का जो साउंड है, जब टेलीफोन में कोई कॉल आती है तो क्या बजता है, रिंग। तो यही रिलेशन हमें यूज करनी है कि ये अगर है तो उसका साउंड का नाम है रिंग। तो सेम चीज, सेम रिलेशन हमें यूज करनी डोर के साथ। डोर के साथ क्या आएगा सलमान, क्या होने चाहिए डोर के साथ? देखो ऑप्शन की भी हेल्प लो इसमें, ओपन, नॉक, वुड और की। तो हमें टेलीफोन का क्या समझ में आ रहा है, साउंड है, कहीं ना कहीं साउंड इन्वॉल्व है। तो डोर का साउंड में क्या आएगा, सिंपल है, ऑप्शन बी, नॉक। डोर पे जब हम नॉक करते हैं तो उसका साउंड को भी नॉक ही कहते हैं, करने को भी नॉक कहा जाता है और साउंड को भी क्या होता है, नॉक। क्लियर है, डोर के लिए नॉक हो जाएगा। रहनुमा, नजीर, सलमान, हो जाएगा नॉक। जी सर। सर अब क्या है, डार्क इज टू लाइट। अब देखो यहाँ पर सिर्फ दो पार्ट दिया, मतलब जो हाफ पार्ट है हमें वो दे रखा है, डार्क और लाइट के बीच में रिलेशन है। देखो ये जो सिंबल होता है ये रिलेशन शो करता है, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं रेशियो, प्रोपोर्शन, साइन, वो मतलब नहीं है यहाँ पर। तो डार्क का रेशो नहीं है लाइट के साथ, यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, एक रिलेशन है। तो डार्क और लाइट में क्या रिलेशन है, वही अपोजिट। डार्कनेस और लाइट ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो हमें गिवन आंसर में से अब की बार ऐसा सेलेक्ट करना है जो एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे थिन और स्लिम, थिन और स्लिम एक ही चीज है। स्टाउट और स्ट्रॉन्ग, तो स्टाउट भी किसमें यूज होता है, सेंस में फैट पर्सन के लिए यूज होता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते, अपोजिट नहीं है ये। जर्म्स और डिजीज, ये क्या है, जर्म्स की वजह से डिजीज होता है, तो ये एक रिलेशन है कॉज एंड इफेक्ट वाली, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, हॉट एंड कोल्ड। तो हॉट का अपोजिट कोल्ड है, तो यहाँ पर सेम रिलेशन यूज हो गई जो डार्क और लाइट के लिए यूज हो गई। क्लियर, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एनालॉजी का कि रिलेशनशिप के बेस पे हमें आंसर करना है। जैसे गुड इज टू एक्सीलेंट एज हिल इज टू। अब देखो यहाँ गुड और एक्सीलेंट में कोई रिलेशन होगी,
सेम रिलेशन यूज करके हमें बताना है हिल के साथ क्या आएगा। क्या आना चाहिए इसमें? गुड और एक्सीलेंट में क्या रिलेशन है? थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ, गुड और एक्सीलेंट। सर गुड है अच्छा, एक्सीलेंट है और अच्छा। और अच्छा, उसी की मतलब हायर फॉर्म है एक। हाँ जैसे डिग्रीज होती है ना, सुपरलेटिव डिग्रीज टाइप से है। हाँ सर। गुड हमारा और एक्सीलेंट उसमें। तो हिल की सुपरलेटिव यानी हिल में कौन बड़ा होगा इसमें? ऑप्शन में से हमें ऐसा सेलेक्ट शायद करना है। सर माउंटेन हो सकता है। हाँ, माउंटेन ही होगा। रिवर, देखो हिल और रिवर तो अपोजिट सेंस में आ रहा है, कोई रिलेशन नहीं है। सी भी वही चीज हो गई। अर्थ, हिल और अर्थ का कोई ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर। मैच इज रिलेटेड टू विन, यानी कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई मैच खेल रहा है, तो मैच और विन में रिलेशन है। इन द सेम वेज एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का क्या रिलेशन होगा? सर तो अपीयर। मैच और अपीयर। और कोई ट्राई करेगा, बताओ। मैच और विन में कोई रिलेशन है, उसी रिलेशन को यूज करते हुए हमें बताना है एग्जामिनेशन के साथ क्या आएगा। देखो अपीयर तो नहीं होगा। अपीयर का मतलब होता है कि हम एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो मैच से हमारा मतलब होता है कि हम उस मैच में क्या है, प्ले कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो हाँ सर, सेंस तो बनता है, वो सक्सेस हो सकता रिलेशन। है, सक्सेस। सक्सेस ही हो सकता है इसमें। हाँ देखो एग्जैक्ट आंसर सक्सेस थोड़ा, मतलब एग्जामिनेशन के हिसाब से पास या फेल वाला ज्यादा होता तो क्लियर होता। हाँ सर। बट लेकिन कभी कभी तुम्हें ये भी ध्यान रखना होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर से हमें मतलब नहीं होता, हमें जो ऑप्शन गिवन है उनमें से आंसर होना चाहिए। तो यहाँ जी सर। एग्जामिनेशन के साथ क्लियर होना चाहिए था, पास होना चाहिए था। तो पास एक अच्छा ऑप्शन था। लेकिन यहाँ पास के सबसे क्लोज आंसर क्या है? सक्सेस। क्योंकि राइट, राइट भी वही होता है कि एक तरीके से हम मैच में खेल रहे हैं, मतलब एपियर भी वही है, टाइम भी वही है। तो कभी कभी देखो एग्जाम में भी ऐसा होता है कि जो एग्जैक्ट आंसर हम सोच रहे होते और सही भी सोच रहे होते, अगर आप यहाँ एग्जामिनेशन का पास सोच रहे हो तो पास बिल्कुल सही है आपका। लेकिन एग्जैक्ट आंसर ना दे के क्या करते हैं ऑप्शन में, उसके क्लोज कुछ आंसर दे देते हैं। तो फिर आपको ये दिमाग लगाना होता है कि सबसे क्लोज कौन सा है, यानी गिवन ऑप्शन में से सबसे अच्छा आंसर कौन सा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता हमें, तो हमें दिमाग लगाना है कि उसके क्लोज कौन सा आंसर आ रहा है। बोट इज रिलेटेड टू ओर इन द सेम वे बाइसिकल इज रिलेटेड टू, क्या होगा? बोट इज रिलेटेड टू ओर इन द सेम वे बाइसिकल इज रिलेटेड टू। ओर क्या चीज होती है? ओर का मीनिंग पता है किसी को? ओ ए आर। सर जिसे बोट को चलाने के लिए यूज करते हैं। बोट को चलाने के लिए यूज करते हैं। हाँ जैसे हिंदी में हम कहते हैं चप्पू, कि चप्पू चला रहे चप्पू, हैं, हाँ। इट इज चप्पू। यही होता है या कुछ और नाम भी होता पता नहीं सर। है? रहनुमा, कौन कौन है देखे? रहनुमा, रीबा, शुएब। शुएब तो खैर चैट पे आंसर देंगे, वो देख नहीं पाऊंगा मैं। अरीबा, और का यही होता है ना, चप्पू ही कहते हैं या कुछ और भी वर्ड यूज होता है? रहनुमा, और समझ गए ना किसे कह रहे हैं बोट में? जी सर समझ गए। ओके। सर मुझे तो और ही पता था, वो जो आप क्या बोल रहे हैं वो नहीं पता था। हिंदी में चप्पू मतलब लोकल हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो चप्पू चलाने को कहते हैं कि आप बोट को चला रहे हो, रो कर रहे हो। तो बाइसिकल इज रिलेटेड टू व्हाट?
बाइसिकल के उसी सेंस में बाइसिकल के साथ क्या रिलेशन होगी जो बोट और ओर की रिलेशन है? सर पैडल। पैडल। देखो बोट चलाने के लिए हमारे पास ओर है, तो बाइसिकल को चलाने के लिए हमारे पास कौन सी चीज है? पैडल। पैडल। ठीक है, देखो व्हील भी इसका पार्ट है, सीट भी पार्ट है, लेकिन ये ड्राइव करने के काम नहीं आ रही, मतलब जिससे हम ड्राइव कर रहे हैं दैट इज पैडल। हम पैडल ही चलाते हैं, उसके बाद व्हील ड्राइव होता है, वो अलग चीज है। तो हमारा आंसर इसमें होगा पैडल। रोड के साथ तो कोई रिलेशन है नहीं बाइसिकल की, जिस सेंस में बोट के साथ ओर की है। अगर देखो रिलेशन चेंज हो जाती है, अगर मैं लिख देता बोट के साथ कि मान लो रिवर, देन बाइसिकल इज रिलेटेड टू, तो ऑप्शन अब क्या हो जाता? रोड। तो फिर रोड आंसर हो जाता। तो जैसे ही रिलेशन चेंज होती है उसी सेंस में आपका आंसर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हमें रिलेशन पे बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। नाउ अर्थक्वेक इज रिलेटेड टू सीस्मोग्राफ इन द सेम वे मिल्क इज रिलेटेड टू विच? सीस्मोग्राफ क्या होता है? किसी को पता है ये वर्ड सीस्मोग्राफ? देखो अर्थक्वेक के साथ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अर्थक्वेक से तो रिलेटेड है। अर्थक्वेक को कैसे अर्थक्वेक को हम मेजर कर सकते हैं? हम कैसे बताते हैं कि कोई अर्थक्वेक बहुत ही खतरनाक है या कम खतरनाक है? कौन सी यूनिट से मेजर करते हैं हम अर्थक्वेक को? किसी को पता है? कभी पढ़ते हो ना जब अर्थक्वेक आता है तो कुछ लिखा होता है सर ना उसकी रिक्टर स्केल। हाँ, रिक्टर स्केल कहते हैं उसे। और सर सीस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे पता चलता है अर्थक्वेक का। हाँ, जिससे हम मेजर करते हैं, जो कि उसको मेजर करता है कि अर्थक्वेक आया था कितना है उसको। तो यूनिट क्या होती है उसकी? रिक्टर स्केल। तो जब भी तुम अर्थक्वेक पढ़ोगे तो उसके आगे एक स्केल की यूनिट लिखी होती है, दैट इज कॉल्ड रिक्टर स्केल। लिखा ऐसे जाता है RICHTER, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल की यूनिट होती है 0 से शुरू होके 10 तक, मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो 10 है। ठीक है, तो लेस देन 4 तो हम मानते हैं कि बहुत ही लो है, पता भी नहीं चलेगा लगभग रिक्टर स्केल पर। 4 से लेके 6 तक मीडियम हो जाते हैं, और ये रिक्टर स्केल पर, और 6 से ऊपर जो होते हैं वो फिर खतरनाक की कैटेगरी में आते चले जाते हैं। जितना भी 6 से ऊपर बढ़ेगा स्केल वो खतरनाक हो जाएगा, मतलब 7 तक पहुंचते पहुंचते वो डेंजरस हो जाती है बहुत। तो ये मेजर करने का, तो तब भी जब भी आप न्यूज पढ़ोगे कि रिक्टर स्केल 4 पॉइंट कुछ था, 5 पॉइंट कुछ था, तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि कितना खतरनाक था ये अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को मेजर करने का डिवाइस है सीस्मोग्राफ। तो मिल्क मिल्क किससे मेजर करेंगे? सर लैक्टोमीटर। लेक्टोमीटर। देखो ये कुछ हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, रूट्स होती है, कुछ कॉमन रूट्स होती हैं, तो उससे आपको हिंट मिल जाता है। देखो हाइड्रो, हाइड्रो जब भी लगा होगा तो क्या मतलब होगा? पानी। हाइड्रो किसको वाटर। पानी। गुड। हाइड्रो रेफर करता है पानी के लिए, तो जैसे हाइड्रोमीटर लिखा है तो यानी इसमें क्या है, ये पानी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, मिल्क की बात नहीं हो रही है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आप पढ़ते हो ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी,
तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे जनरेट करते हैं? यूजिंग वाटर। ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखते चलो, काम आ जाती है कहीं ना कहीं। लैक्टोमीटर, देखो इसमें जो वर्ड लगा हुआ है दिस इज लैक्टो, ये क्या रेफर करता है? ये मिल्क को रेफर करता है, क्योंकि इसकी मिल्क के अंदर क्या होता है? मिल्क के अंदर होता है लैक्टोस। जैसे शुगर के अंदर होता है ग्लूकोज, तो ऐसे मिल्क के अंदर क्या होता है? लैक्टोस। तो इसलिए ये वर्ड बना है लैक्टो। मीटर का मतलब होता है या मेजर करना। तो आवर आंसर विल बी लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या करता है? मिल्क की आपको प्योरिटी बता देता है कि कितना प्योर मिल्क है। अब देखो क्वेश्चन 8 और 9 में क्या दिया है? ये तीन वर्ड एक साथ दिए हैं। अब इसमें पूछा है सेम रिलेशन, मतलब पोटैटो, कैरेट, रेडिश, इनके अंदर सेम रिलेशन है, तो इनकी सेम रिलेशन यूज करते हुए ऑप्शन में से कौन सा आ सकता है, ये बताना है हमें। क्वेश्चन समझ गए पहले क्या दिया है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ ग्रुप ऑफ 3 इंटर रिलेटेड वर्ड्स इज गिवन, चूज अ वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव दैट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। यानी इन तीनों के अंदर एक कॉमन रिलेशन है और ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो कि सेम रिलेशन बना रहा है, तो हमें बताना है जल्दी से कि वो क्या होगा। कौन सा लग रहा है? देखो पोटैटो, कैरेट और रेडिश, पहले तो इनमें देखो कोई रिलेशन समझ में आ रही है, उसके साथ फिर देखो ऑप्शन कौन सा फिट हो सकता है। सर टोमेटो। टोमेटो। और कोई आंसर बताओ। स्पिनच। स्पाइनच। क्या रिलेशन क्या बनी? देखो सर ये इसका सब हम्म, ग्राउंड मतलब जमीन में आते हैं ये सारे के सारे। तो जमीन में तो ये देखो वर्ड ही आ रहा है ग्राउंड नट, तो सीधे ग्राउंड नट ही लिखा है। ये तीनों क्या होते हैं? ग्रो करते हैं अंडर द ग्राउंड। तो ये आपको वहां सोचना पड़ेगा कि क्या रिलेशन हो सकती है। तो ये तीनों ग्रो करते हैं अंडर द ग्राउंड, और ग्राउंड नट भी क्या करता है? अंडर द ग्राउंड। तो इसके साथ जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर डी करता है। जैसे ये बास्केट, पेल और पेन, तो ये पेन PAN करके लिखा है। PAN किसे रेफर करता है? क्या मतलब होता है? एक नॉर्मल होता है हमारा PAN, जिससे हम राइट करते हैं। PAN क्या होता है? PAN, अरे जल्दी बताओ सर भाई। वो फ्राई पैन जो होता है किचन में खाना फ्राई बनाने के पैन। लिए जो यूज करते हैं। फ्राई पैन जो होता है ना, उसमें PAN होता है स्पेलिंग। तो हमें देखो बास्केट और पेन तो समझ में आ गया, ये बीच वाला वर्ड क्या हो सकता है? बास्केट का जो हैंडल होता है शायद। तेल देखो कई चीजों में यूज करते हैं, एक्चुअल में बकेट के सेंस में भी कर सकते हैं, एक किसी बड़ा सा थोड़ा सा बॉल हो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। अब बास्केट, पेल, पेन, इनके साथ क्या ऑप्शन हो सकता है? देखो सर बाउल। बाउल, यस। हमें समझ में आ रहा है ये सारी चीजें क्या है, किसी चीज को स्टोर करने में काम आ रही है। स्टोर करती बास्केट है, है। हाँ सर। पेन है, जी सर। इसमें कुछ रख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा क्लोज ऑप्शन होगा बाउल।
अब देखो फिर से दे रखा है 3 वर्ड है, तीनों में क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन है, हैव समथिंग इन कॉमन। आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस 3 वर्ड, कि वो कौन सा डिस्क्रिप्शन है जो इनको इनकी रिलेशन को बता रहा है। जैसे स्पाइनिश, फेनुग्रीक और सेलेरी, अब इनमें से कौन सा हो सकता है। देखो कभी कभी क्या होगा, ये चीज तुम जब प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें आने लगेगी। कभी कभी हम डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे, तो जब भी आप किसी क्वेश्चन में ऐसे फंसो कि डायरेक्ट आंसर नहीं कर पा रहे हो तो एलिमिनेट करने की कोशिश करो। क्या ये कैक्टस हो सकते हैं? ना सर। स्पेनिश तो आप खाते हो, तो कैक्टस तो नहीं होगा सही सर। भाई। तीन में से एक के बेस पे आपने एक रिलेशन तो कैंसिल कर दी। क्या ये वाइल्ड प्लांट हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई, नहीं सर। वेजिटेबल है। वाइल्ड फ्लावर्स, ये भी नहीं हो सकते। नहीं। तो आंसर क्या बचा, देखो डी, दीज आर ठीक। लीफी वेजिटेबल। तो यहाँ में देखो, हमें मान लो इन तीन में से सिर्फ एक ही के बारे में पता है, हमें सिर्फ स्पाइनिश के बारे में पता है, फेनुग्रीक सेलरी क्या होती है हमें नहीं पता। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जरूरी नहीं कि आपको सारे टर्म पता हो तभी आंसर कर पाओ। आप एक या दो चीजों के बेस पे भी कुछ आंसर तो ऑप्शन तो कम से कम एलिमिनेट कर सकते हो। अगर 3 एलिमिनेट हो गए तो आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ हमने स्पाइनेज के बेस पे 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। और ये वेजिटेबल वर्ड आ भी रहा है तो हमें पता भी है स्पेनिश वेजिटेबल होती है। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं होता है। आप क्वेश्चन जरूरी नहीं तभी कर पाओ जब पूरी की पूरी चीज आपको एग्जैक्ट पता हो। थोड़ा माइंड को ओपन रखो। रीजनिंग में ये चीज बहुत हेल्प करती है। पेट्रोल, फॉस्फोरस, कुकिंग गैस, इनमें से क्या हो सकता है। तो देखो आंसर अगर दे पा रहा हो फॉरन तो अच्छी बात है, वरना ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया करो। दे आर फ्यूल्स, क्या ये फ्यूल है? पेट्रोल तो फ्यूल है, कुकिंग गैस भी फ्यूल है, ना। लेकिन फॉस्फोरस नहीं है। तो आपके दिमाग में आ गया, इसे तो हटा दो। दे आर हाईली इनफ्लेमेबल, चलो इस ऑप्शन पे भी आते हैं, ये तो सही लग रहा है हमें। दे कांट बी सोल्ड विदाउट परमिट, ऐसा भी नहीं है, फॉस्फोरस बेचने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए। इंडिया हैज टू इम्पोर्ट देम, ये भी जरूरी ना। नहीं है। तो आंसर क्या बचा, हाईली इनफ्लेमेबल, यही आएगा आंसर। यस सर। इनफ्लेमेबल का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्ट, किसी को पता है? जल्दी, इनफ्लेमेबल किसे कहते हैं, इनफ्लेमेबल? जिससे फायर प्रोड्यूस होता है। फायर प्रोड्यूस होता है। इनफ्लेमेबल मतलब वो चीज होती है जो कि बहुत ही इजीली फ्लेम कैच कर लेती है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, उस चीज को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल। लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। देखो इन का मतलब क्या होता है नॉर्मली, ये अपोजिट के लिए लगाते हैं हम। तो इनफ्लेमेबल पढ़ के ऐसा लगता है इसका मतलब यह है कि इसमें आग नहीं लगेगी। फ्लेमेबल का मतलब होता है कि जो कि बहुत जल्दी फ्लेम कैच कर लेते, आग पकड़ लेते, दैट इज कॉल्ड फ्लेमेबल। लेकिन फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों का मीनिंग सेम है। तो अब नॉर्मली क्या कर दिया है, जैसे फ्यूल टैंकर होते थे, फ्यूल टैंकर पे पहले पहले वर्ड यूज होता था कि लिखा होता था हाईली इनफ्लेमेबल, लेकिन इससे बड़ा कंफ्यूजन होता था। तो अब प्रैक्टिस में ये कर दिया है, स्टैंडर्ड बना दिया है कि आपको अगर ऐसा कोई फ्यूल, पेट्रोल है जैसे कि आप कैरी कर रहा हो उसमें, तो अब जो वर्ड यूज होगा, यू हैव टू यूज द वर्ड फ्लेमेबल। तो अब जो लिखा होगा, अगर आप ध्यान दोगे कभी फ्यूल टैंकर कोई गुजरे तो उस पर लिखा होगा हाईली फ्लेमेबल। तो ये इनफ्लेमेबल वर्ड को, क्योंकि इनसे कंफ्यूजन हो रहा था, इनसे लग रहा था नॉट फ्लेमेबल, कि ये एक ऐसी चीज है जो कि फ्लेमेबल नहीं है। लेकिन
इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल दोनों का मीनिंग सेम है, जो कि आग बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो अब ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करी जा रही है कि इस इनफ्लेमेबल वर्ड को हटाओ, कंफ्यूजन होता है, सीधे लिखो फ्लेमेबल, जो कि जल्दी फ्लेम कैच कर लेता है। ठीक है, अब आते हैं देखो नंबर्स। रिलेशन क्या हो सकती है, नंबर्स के बीच में भी हो सकती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 3:24 इन द सेम वे 5:1। तो क्या होगा, अब ये थोड़ा प्रैक्टिस वाली चीज है। अभी तक तो आपकी जनरल नॉलेज और इंग्लिश पे बेस था, अब थोड़ा प्रैक्टिस वाली चीज है। कौन बताएगा आंसर, रहनुमा। 3:24 इज 5:what, क्या आंसर आएगा इसमें? देखो 3 और 24 में रिलेशन बना ली, तो एक रिलेशन तो ये हो सकती थी कि हम कहते सर कि ये भाई, वाला मैंने छोड़ दिया था, मुझे समझ ओके, में नहीं आया था। और कोई बता सकता आंसर? भाई एक रिलेशन तो ये समझ में आ रही, 3 8 24, लेकिन अगर इस रिलेशन को हम 5 के साथ यूज कर रहे हैं तो आंसर होना चाहिए तो 40, लेकिन 40 ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो यानी ये वाला लॉजिक तो वर्क नहीं करेगा हमारा। तो रीजनिंग में जरूरी नहीं कि आप एक लॉजिक सोचो एकदम आंसर आ जाए, हो सकता है कि वर्क कर रहा है, हो सकता है नहीं भी करे। तो भाई ये तो नहीं कर रहा, तो फौरन क्या करो, कुछ और सोचने की कोशिश करो। तो देखो दूसरा लॉजिक क्या है कि 3 का अगर हम क्यूब कर दे, क्यूब मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 क्यूब इज 27। 27 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा, 24। यानी 3 और 24 को कैसे रिलेट किया है कि पहले 3 का क्यूब करो और उसमें से 3 माइनस कर दो। तो 5 के साथ भी अगर हम ऐसा करें कि 5 क्यूब करें और फिर 5 माइनस कर दें, तो आंसर कितना आ जाएगा, 120। 120। 120। 5 क्यूब माइनस 5, 120। तो ये रिलेशन है। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएंगी चीजें, जब आप क्वेश्चन करते रहोगे तब धीरे धीरे आ जाएंगी ये। तो अभी जो नई क्लास कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा एकदम से समझना मुश्किल होगा कि कैसे एकदम आंसर आ रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आएगी चीजें। इसकी हम एक क्लास अलग से भी लेंगे नए स्टूडेंट के लिए। अब जैसे 11 और 1331 है, तो देखो यहाँ क्या रिलेशन समझ में आ रही, नंबर्स देखते ही 11 और 1331 में क्या रिलेशन है, क्यूब। क्यूब। 11 का क्यूब होता है 1331। क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई। तो हमें ये नंबर मिलेगा। इसके लिए मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, और जो न्यू स्टूडेंट है वो भी एक बार याद कर लो। हमें स्क्वायर्स याद रखने हैं नंबर्स के, 1 से लेकर 30 तक। कोशिश करो पहले 1 से 10 याद करो, फिर 20 तक जाओ, फिर 25 तक जाओ, फिर 30 तक। लेकिन ये याद रखने हैं, कैलकुलेशन में भी आपकी बहुत हेल्प होगी और रीजनिंग में भी कई जगह हेल्प हो जाती है। और क्यूब 1 से लेके 20 तक ये आपको याद करने हैं। जो पहले से क्लास कर रहे हैं उन्होंने तो याद कर लिए हैं, तो उनको नंबर देखते ही समझ में आ गया 11 और 1331 यानी कि क्यूब ले रहे हैं। याद हो जाएंगे सलमान, शुएब और अरीबा, 1 से 30 तक स्क्वायर्स और 1 से 20 हाँ तक सर। क्यूब्स। गुड, बहुत हेल्प करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ हेल्प कर रहे हैं हमें। कैलकुलेशन कई जगह टाइम बचेगा, कई जगह आपको नंबर देख के समझ में आ जाएगा अच्छा ये स्क्वायर या क्यूब की बात हो रही है, तो वो हिंट मिल जाता है माइंड को। तो 11 और 1331 में क्या है, क्यूब है। तो 12 के साथ क्या आएगा, यानी 12 का क्यूब निकालना है। तो 12 क्यूब इज, अब देखो याद होंगे तो आपका कैलकुलेशन टाइम बच जाएगा, सीधा आंसर कर दोगे।
नहीं होगा तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा बैठ के। तो 12 क्यूब इज क्या होगा इनमें से? 1728। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 1728, दिस इज द आंसर। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। 6:18 is 4:what? देखो 6 और 18 में रिलेशन, तो पहली चीज आपके दिमाग में यही आएगी कि 6 3 क्या होता है? 18। तो आंसर होना चाहिए था 4 3 12, लेकिन 12 ऑप्शन में नहीं है। तो एकदम से आप दिमाग लगाओ कुछ और हो सकता है, यानी यहाँ 12 तो नहीं आएगा, यानी इंटू 3 वाला रिलेशन नहीं है। क्या रिलेशन हो सकता है फिर? देखो 6 और 18, देखो 6 स्क्वायर इज 6 इंटू 6 इज 36। 36 को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? 18। इसी पैटर्न पे जरा 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 इज 16। 16 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 8। यहां पर देखो आंसर भी दिख रहा है हमें 8। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखो सर्टेन रिलेशन है, सेम चीज बताना है कि ऑप्शन में से किस में होगा। 5:18, 5:18 में क्या होगा, और कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मैच कर रहा हो इस सेम रिलेशन को? तो 5 और 18 क्या रिलेशन हो सकता है कि 5 से हमें 18 मिल जाए? रिलेशन में हम कुछ भी कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई रिलेशन बताओ जल्दी से, क्या समझ में आ रही है देख के? सर 5 इंटू 3 प्लस 3। मैं सबसे बेसिक यही समझ में आ रहा है कि देखो 5 3 15 होते हैं, उसमें फिर 3 ऐड कर दिया तो हमें 18 मिल गया। अब ये देखो यही लॉजिक क्या किसी ऑप्शन में वर्क कर रहा है? सर ऑप्शन बी में कर रहा है ये वर्क। ऑप्शन बी में 21 एंड 66। देखो 21 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63। उसमें प्लस 3 कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा? 66। ये हमें देखो लॉजिक मिल भी रहा है। 21 into 66 है। तो ये रिलेशन हमें अब कैच करनी पड़ेंगी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन भी जरा जल्दी जल्दी हमें करने हैं, बहुत क्वेश्चन है। 11:1:10। देखो यहाँ क्या देख के क्या समझ में आया? देखो मुझे तो ये समझ में आया था कि 11 का स्क्वायर होता है 121, और उसमें फिर एक 0 लगा हुआ है, यानी कि जो भी नंबर है मान लो x, तो हमने क्या किया? उसका स्क्वायर किया और उसके मल्टीप्लाई कर दी, उसमें से एक माइनस करके। 11 का स्क्वायर किया और उसकी मल्टीप्लाई कर दी 11 माइनस 1 से, तो आंसर क्या आ गया? 1210। तो ऐसा किस ऑप्शन में रिलेशन में यूज हो रहा है? यानी उसका स्क्वायर करो जो भी गिवन नंबर है
जैसे 8 है तो 8 का पहले करो स्क्वायर, स्क्वायर मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई, 8 इंटू 8 64, और 64 की मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर में से एक माइनस करके, यानी यहाँ 7 से हो जाएगा। तो 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 और 2 44। तो या तो हमें पहले ऑप्शन में मिल गया आंसर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सर हाँ सर ये बोलो। क्वेश्चन मतलब मैंने ऐसे किया, 11 हम्म, का क्यूब होता है 1331, क्यूब में से फिर स्क्वायर माइनस किया तो 1210 आ गया। ऐसे ही अच्छा 8 का क्यूब होता है 512, तो 512 में से 8 का ही स्क्वायर माइनस किया 64, तो 448 आ गया। ओके, देखो इसे ध्यान से देखो, ये मैंने क्या लिखा था यहाँ, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स माइनस 1 से। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये यही बन जाएगा जो तुमने किया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यानी क्यूब में से अगर स्क्वायर माइनस कर दे तब भी वही लॉजिक आएगा। वही चीज हो रही है, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का मतलब है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम समझने के लिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी एक माइनस करके, या फिर क्यूब करो और स्क्वायर में माइनस कर दो। क्लियर है रहनुमा? देखो दोनों एक ही चीज आ गई, इसलिए तुम्हारा जी सर आंसर भी क्लियर है। वही आ रहा है जो मेरा आया था इसमें। क्लियर है पॉइंट सबको? इनके बेचारे 3 न्यू स्टूडेंट है कुछ नहीं बोलेंगे वो। चलो देखो ये सिंपल है, ग्रुप में दे रखा 5 6 22, इसके साथ कौन सा रिलेशन बन सकता है ऑप्शन में से? फाइव 6 22, तो ऑप्शन में से कौन से 3 नंबर इसमें मैच करेंगे? जो इसमें लॉजिक या रिलेशन यूज हुई है वही उन 3 में होनी चाहिए। देखो 482 तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ देखो 2 छोटे नंबर थे फिर बड़ा हो गया है, तो ऑप्शन ए तो नहीं लग रहा हमें। तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं। अब सोचो क्या लॉजिक हो सकता है कि 5 6 से हमें 22 मिल जाए। 5 6 और 22 3 नंबर दे रखे हैं, क्या रिलेशन है आपस में इनकी? सर 5 और 6 11, 11 2 जा 22, आई थिंक सो, देन ऑप्शन सी। देखो रीजनिंग में आपकी जो भी समझ में आया लॉजिक, आप लगाओ, उसे लगा के देखो कि आंसर है या नहीं। अगर आंसर आ गया तो आपका लॉजिक ठीक है, अगर आंसर नहीं फिट बैठ रहा तो लॉजिक चेंज करके देखो। तो जो भी लग रहा है, कैसा भी लगे आपको कि लॉजिक, लेकिन लगा के देखो। तो देखो 5 और 6 का सम कर दे तो 11, 11 का डबल कर दे तो 22 आ रहा है। ठीक है, एक लॉजिक ये है। तो ऑप्शन ए तो हमें दिख रहा था, हो गई नहीं। ऑप्शन बी में देखे 3 8 26, तो 3 + 8 हो जाएगा 11, इंटू 2 होता है 22। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा इस लॉजिक के हिसाब से। सी पर आते हैं, 8 + 9 17, 17 इंटू 2 34। यस, यहाँ है ऐसा, 3 नंबर ऐसे हैं जो सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पर आओ, 832, ये थोड़ा ट्रिकी है। 832, देखो 832 में क्या लॉजिक था, हम इस बार इधर से चले थे, 2 का स्क्वायर किया -1 तो मिलेगा 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया,
3 का स्क्वायर किया और -1 किया तो मिला 8। इस लॉजिक को कौन से 3 नंबर फॉलो कर रहा है, हमें ये बताना है। यानी हम राइट हैंड से चलेंगे, स्क्वायर करेंगे और 1 माइनस, स्क्वायर और 1 माइनस। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तो नहीं होगा। सर बी, ऑप्शन बी। देखो डी में 4 का स्क्वायर होता है 16, -1 15, यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, इसमें से -1 करेंगे तो 224 होता है यहाँ पे, ये नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन बी, 3 का स्क्वायर 9 में से 1 माइनस किया 8, 8 का स्क्वायर 64 -1, यस ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अब ये देखो लेटर्स वगैरह का अरेंजमेंट वगैरह पे क्वेश्चन थे, क्या लग रहा है क्या आंसर होगा? सलमान अली पर ट्राई करके देखो। इसमें देखो नंबर्स वाले के लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ये थोड़े कुछ कॉमन सेंस पे भी हम आंसर कर सकते हैं। देखो मेंटल, MENTEL लेटर यूज हुए हैं और ये रिलेशन बनाने के बाद भी सेम लेटर दिख रहा है हमें। MENTEL की रिलेशन किससे है? NAMLET। तो बताओ वैनिटी को कैसे लिखा जाएगा, वैनिटी के साथ क्या रिलेशन होगी किसकी, ऑप्शन की? तो देखो हमें क्या दिख रहा है, M इधर आ गया, A ऐसी रहा, N इधर आ गया, तो यहाँ वैन में भी क्या होगा, N पहले आ जाएगा, A यहाँ रहेगा और V आ जाएगा। नेक्स्ट जो ट्रिपलेट है उसमें क्या हो रहा है, T यहाँ पहुंच गया, L इधर आ गया, E बीच में रहा, तो I इधर आ जाएगा, Y इधर हो सर जाएगा और ऑप्शन ए। NAVYT, यस इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओ सॉरी, बी, ए नहीं बी, NAVYTI, ये Y है, ये T है, ये I है, ऑप्शन बी NAVYTI। चलो नेक्स्ट पर आओ, 20 पर। ये किया था नजीर, ये रहनुमा किसी ने। यहाँ पर हमें लेटर्स दे रखे हैं, तो लेटर में क्या होता है, देखो पिछले क्वेश्चन में तो क्योंकि वही लेटर्स थे उनकी पोजीशन चेंज हो गई थी, तो हमने वो लॉजिक कैच करा है कि कैसे चेंज की पोजीशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, लेटर्स अलग अलग है देखो, तो कुछ और लॉजिक होगा, यानी LXNU है और उसको कैसे लिख दिया NYPV, तो क्या लॉजिक है, L और N में कोई रिलेशन है? सर एल के बाद एम आता है। हाँ और फिर N आता है, गुड। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, हम कहते हैं +2 स्टेप मूव कर गया, यानी L के बाद M अगर होता तो 1 स्टेप कहते हैं, जब 1 लेटर मूव किया, और 2 का मतलब है 2 लेटर। X और Y में 1, 1, N और P में 2, 2, U और V में 1। 1। तो यही रिलेशन हमें यूज करनी है कि QTBR को क्या लिखेंगे हम, यूजिंग सेम रिलेशन। तो Q के लिए क्या होगा, 2, T के लिए 1, B के लिए 2,
R के लिए 1। क्या आ गया देखो QTBR में, Q के अब 2 स्टेप पे कौन सा होता है या 2 लेटर आगे? S S। तो देखो S की वजह से 2 ऑप्शन तो चले गए। फिर ये तो आ गया S। चलो ऑप्शन ठीक सी है। होगा सर। T के बाद आ गया U। तो देखो इसी के बेस पे हम आंसर कर सकते हैं, यही होगा। पूरा सॉल्व कर लेते हैं। B के बाद 2, B C D और R के बाद S, SUDS, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसी सेम रिलेशन बतानी क्वेश्चन 21 में, CG और EI, यानी CG को रिलेट करना है E और I से। सेम रिलेशन यूज करके बताना है हमें FJ को क्या लिखेंगे। तो C और E में क्या रिलेशन है, कितने स्टेप मूव करना पड़ेगा हमें? 2 2 सर। CD, यस। 2 नीचे और भी G और I, GHI 2। 3 तो सिंपल लॉजिक 2 है, 2 G के बाद H एंड I। ऑप्शन ए। तो सेम हम लॉजिक था यार, 2 और 2, यस सर। FGH, J के बाद KL, H और L है। H तो है नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सर FIJ होगा सर, EFIJ जे होगा ना सर। ओ सॉरी, F के बाद I और J, यस ऑप्शन ए होगा। मैं J भी सर, मुझे लगा मेरा गलत है। JL सर भी तो जे नहीं के बाद लिखते। तो एल आएगा ना सर, मैं इसका ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था मुझे भी। एक मिनट देख लेते हैं, हो सकता है टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे। नो F सर, नो के सर, बाद EFG सर सही है। आप जी होगा ना सर, EFG। हम लोग जे कर रहे हैं। F के बाद 2 का मतलब हुआ EF आता है, F के बाद G और H, तो H ही होना यस सर। चाहिए। एंड J के बाद KL, HL ही होना चाहिए। HL लेकिन है नहीं यहाँ पर, तो ये क्या है, मिसप्रिंटिंग है। और जामिया AMU में 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं जिसमें कि मिसप्रिंटिंग होती है। चलो अच्छा हुआ ऐसा भी केस मिल गया हमें। एक चीज और सीख लो, जामिया AMU का एग्जाम दोगे मिसप्रिंटिंग आएगी, ऐसे क्वेश्चन आने मस्ट है। जैसे हर एग्जाम होता है ना कि उसका कोई टॉपिक होता है कि आना मस्ट है, इसमें होता है कि मिसप्रिंटिंग आनी मस्ट है। पिछले साल 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि या तो ऑप्शन गलत थे या गलत दे रखे थे या फिर आंसर की में गलत मार्क कर दिए थे। 12 क्वेश्चन ऐसे। तो कभी ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ, इसे जरा अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर तुम्हें लगे कि हाँ लॉजिक बिल्कुल सही लगा रहा है, बार बार चेक भी कर लिया, तो सबसे सही रहता है कि या तो स्किप ही कर दो क्वेश्चन, वरना फिर जो सबसे क्लोज तुम्हें ऑप्शन लग रहा है उसको टिक कर दो। अब यहाँ पर देखो, ना तो पहला लेटर मैच कर रहा ना दूसरा लेटर कर रहा, तो बेटर है इसे तो स्किप ही कर दो। अगर कोई भी एक लेटर मैच कर जाता तो उसे टिक कर देते। तो ऐसा हो जाता है कि एग्जाम में आ जाए तो वहां पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना कि बार बार क्वेश्चन को चेक करते रहे कि कहाँ गलती हो रही, क्या हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कि मिसप्रिंटिंग होती है, या तो क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट होता है या फिर ऑप्शन में मिसप्रिंट हो जाता है। समझ गए ये पॉइंट? ऐसा आएगा एग्जाम में। तो बेस्ट है कि जो तुम्हें सबसे क्लोज ऑप्शन लग रहा है उसे टिक कर दो, वरना स्किप कर दो। और जब बाद में आंसर की जब डिक्लेयर करते हैं तो फिर उसमें काउंट कर देते हैं मार्क्स। ये पॉइंट समझ में आया है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं सर। एग्जाम में कि हमने तो बिल्कुल सही करा है। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई आपका अच्छा टॉपिक पढ़ के गए, उसी का क्वेश्चन आ जाए और उसमें मिसप्रिंटिंग हो जाए, तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट होता है कि भाई ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बार बार उसे देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है।
ठीक है, अपने हिसाब से बेस्ट कोई ऑप्शन लगे उसे टिक करके आगे निकल जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना उस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एनालॉजी का, DFHJ को LNPR, तो यहाँ क्या आएगा इस बार, थर्ड ऑप्शन में पूछा है। DFHJ LNPR यूजिंग सेम लॉजिक या रिलेशन, हमें आंसर बताना है कि किसको हम लिखेंगे BDFH। इस बार यहाँ इस प्लेस को पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो कोई नहीं, पहले तो हमें रिलेशन ही फाइंड करनी। डी और एल में क्या रिलेशन है, एफ और एन में क्या है, एच और पी में क्या है, जे और आर में क्या है। जल्दी बताओ, कुछ समझ में आ रहा है क्या है। भाई डी के बाद एल कितने स्टेप पे आता है, देखो ये सारे लॉजिक ना, अभी 8। जब कल क्लास होगी ना, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर होगा उसमें, उसमें फिर यही चीज आएगी। तो कल की क्लास आप जरूर करोगे तो ये समझ में आ जाएगा सारा कि हम कैसे कर रहे थे। सर ऑप्शन डी। देख लेते हैं अभी, चलो क्या आता है। आंसर है नहीं मेरे पास। एफ और एन में क्या है, आई थिंक 80 होगा फिर से। क्या सलमान यही आया लॉजिक? नहीं सर, यस सर, दूसरा। यस सर, 8 8। 8 है, तो आंसर इससे क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। लेकिन इस बार आपको यहाँ बताना है, बी में 8 ऐड नहीं करना है इस बार। यहाँ पर कुछ अननोन है जिसमें हम अगर +8 करें तो बी मिले। इस बार उल्टा थर्ड पॉइंट आपको मिस कर दिया है। यानी हमें बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा अब की बार। तो बी से बैकवर्ड जब मूव करोगे तो देखो ए बी से बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो एक स्टेप पीछे तो ए है, लेकिन उसके पीछे क्या आएगा। तो हम क्या मानते हैं, सीरीज को कंटिन्यू मानते हैं। यानी हम यहाँ पर z ले सकते हैं, देन y x, फिर क्या आएगा w v u। इस तरीके से हम सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। x y z खत्म हुआ फिर ए बी, तो 8 स्टेप मूव करना है पीछे, 1 2 3 4 5 6 7। इससे पहले क्या आएगा टी, यानी इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ये तो नहीं होंगे अब ए और बी। अब क्या डी, डी से 8 स्टेप पीछे जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आएगा वी। तो आंसर क्या हो जाएगा, है तो ऑप्शन डी आंसर। आंसर तो सही गैस किया था सलमान, लॉजिक कुछ भी लगाया हो, आंसर ठीक है। हाँ सर। ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक, तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि सीरीज क्या होती है, हम ये नहीं होता कि सिर्फ ए से शुरू होगी जेड पर खत्म हो गई, अब आगे पीछे हम नहीं मूव कर सकते। अगर हमें जेड से आगे जाना है तो फिर हम सीरीज को क्या मान लेते हैं, रिपीटेड। चलो अब है सीरीज का। तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल ही दिख रहा है मुझे, सीरीज बतानी है। यानी अब जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क पे। तो नंबर दिए हमें 3 5 7 9 11 13 15 17, ये तो बिल्कुल इजी है। क्या हो 19। गया ये 19। ये सीधे 2 2 ऐड करते जा रहा है, 3 के बाद 5 7 9 11 13, तो 17 + 2 19। अगला है क्वेश्चन 24, 2 3 5 7 11, देन क्वेश्चन मार्क और फिर 17। यहाँ पर क्या आएगा,
13 13 13 13 आ रहा है। देखो अगर हम सिंपल एडिशन में लगा के लॉजिक देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ +1 ऐड किया, फिर 2 किया, फिर 2 किया, फिर 4 करा, तो ये तो कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं बन रहा। तो ये एडिशन वाला लॉजिक नहीं है, इसमें लॉजिक क्या है, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। 2 3 5 7 11, तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 30। तो आंसर इज ऑप्शन बी 30। क्लियर। तो ये प्राइम नंबर की सीरीज है, सिंपल एडिशन या उससे आंसर नहीं आएगा, ये प्राइम नंबर्स है। नेक्स्ट पे आते हैं 1 4 9 16 25। सर ऑप्शन बी ऑप्शन 36। 36, ये क्या सीधे स्क्वायर्स है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या होगा 6 स्क्वायर, 36। देखो स्क्वायर्स इसलिए काफी जगह हेल्प कर देते हैं हमें। 2 5 10 17, क्वेश्चन 26, इसमें क्या होगा, 2 के बाद 5 के बाद 10 एंड फिर 17, उसके बाद क्या आएगा, ऑप्शन सी 26। ऑप्शन सी 26, यही आ रहा है। क्या लॉजिक लगाया, ऑप्शन डी डी 27, 26 या 27, क्या लॉजिक लगाया सलमान, क्या लगाया था इसमें, देखो 2 5 +7। 10 7, नहीं इसमें क्या करा, +3, एक पूरी सीरीज बननी चाहिए तभी आंसर कर सकते हो आप। देन +5, देन +7, तो यहाँ पैटर्न सा दिख रहा है हमें, 3 5 7, देन 9, हाँ ये सर, अगला 9 आना +9। चाहिए। तो 17 + 9 इज 26। गुड, ये है। इसी में देखो एक और लॉजिक लग सकता था, 2 को मैं लिख सकता था 1 स्क्वायर +1, 5 को लिख सकता था 2 स्क्वायर +1, 3 स्क्वायर +1, देन 4 स्क्वायर +1, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 5 स्क्वायर +1, तो ये भी आंसर क्या आ रहा है 27। तो सेम लॉजिक आ रहा है, तो यही हमारा आंसर 26। देखो रीजनिंग को इसलिए क्या कहते हैं कि ये मेंटल एक्सरसाइज होती है, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, एक और लॉजिक भी आ सकता है। तो अगर दोनों लॉजिक सेम आंसर दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है अलग आंसर दे देते हैं, तो नॉर्मली ऐसे केस में क्या होता है कि ऑप्शन में आपको एक ही आंसर मिलेगा, और इससे भी रियरेस्ट केस क्या होता है कि दो अलग अलग लॉजिक लगा रहे हैं और दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाए। तो तब क्या करना होता है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, इसे जब एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तब करेंगे डिस्कस। तो बहुत कमी से कभी कभी हो जाता है ऐसा कि दो अलग अलग लॉजिक से अलग अलग आंसर आ रहे हो, दोनों ऑप्शन में मिल जाए आपको। तो यहाँ आप चाहे इस लॉजिक से आंसर दो +3 5 7 9 तब भी वही है, और इसको इस तरीके से भी देख सकते थे हम सीरीज को कि ये 1 स्क्वायर +1 2 स्क्वायर +1 इनकी सीरीज है। नेक्स्ट 2 3 10 15 26 35, क्या होगा, 50 50, सी और का रहा आंसर ये।
क्या लॉजिक लगाया रहनुमा? सर स्क्वायर करके पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, मतलब स्क्वायर और प्लस माइनस दोनों की सीरीज चल रही है। गुड। 1 देखो अभी स्क्वायर प्लस 1 2। गुड। देखो पहला क्या नंबर है 1 स्क्वायर प्लस 1, दूसरा नंबर क्या है 2 स्क्वायर माइनस 1, तीसरा नंबर क्या है 3 स्क्वायर प्लस 1, चौथा नंबर क्या है 4 स्क्वायर माइनस 1, देन 5 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1। तो अगला नंबर किसका है? 7 का स्क्वायर होगा और प्लस होगा। सो आंसर विल बी 50, ऑप्शन डी। इसमें कभी कभी क्या करते हैं, ऐसी सीरीज में 2 क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हैं। तो इससे अगला टर्म क्या होता, 7 के बाद 8 स्क्वायर हो जाता, लेकिन अब -1 होता, क्योंकि एक बार प्लस कर रहा है एक बार माइनस कर रहा है, तो हो जाता नेक्स्ट टर्म विल बी 63। जैसे 28 है, 28 में देखो 2 क्वेश्चन मार्क है, यानी लास्ट 2 टर्म्स पूछे आपसे। तो नंबर पे ही देखो, ध्यान पड़ते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। 1 8 9 64 25 216, ये नंबर्स क्या है हमें देखते ही लग रहा है कि ये स्क्वायर्स और क्यूब्स की बात हो रही है। तो ये रीजनिंग में आपको बहुत हेल्प करते हैं, स्क्वायर क्यूब याद है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ये देखो 1 9 25 क्या है, स्क्वायर्स है। 1 का स्क्वायर 3 का 5 का, तो 7 का स्क्वायर होगा पहले में। दूसरा क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, ये क्यूब है, 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब, तो यहाँ पर क्या होगा 8 क्यूब 5 1। यस। नेक्स्ट 0 7 26 दिस। देखो जब भी 0 आएगा ना, तो ये हिंट है तुम्हारे लिए, कहीं ना कहीं माइनस की बात हो रही है, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तभी 0 आ रहा है। क्योंकि 0 स्क्वायर क्यूब के टेबल में तो आता नहीं, तो कुछ ना कुछ माइनस प्लस कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होगा। तो क्या आंसर होगा इसमें? देखो 7 के पास नंबर है एक 8, 26 के पास है 27, 124 के पास है 125, 215 के पास है 216, 0 के पास है 1। अब क्या हिंट मिला? 1 8 27, ये सब देख के 1 8 27 125 216। ऑप्शन डी। देख लेते हैं अभी क्या है ये 1 8 27 125 216, कैसे नंबर है ये? सर क्यूब्स है ये, क्यूब्स। ये क्यूब्स है। तो 0 लेके आए, यानी 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, तो यहाँ पर होगा 4 क्यूब -1, देन ये 5 क्यूब -1, 6 क्यूब -1, सॉरी 2 1। तो ये नंबर्स हमें लेके आए, तो आंसर होगा 63। 4 क्यूब -1, 4 क्यूब इज 64, 64 में से 1 माइनस किया 63। ठीक है जल्दी चलते हैं, तो टाइम लग जाएगा वरना मैं बहुत 57 तक पहुंचना है हमें। 3 4 10 33 136। अगला ये है नंबर्स। देखो 3 से 4, 4 से 10, 10 से 33, 33 से 136। नंबर बढ़ना है, जब भी नंबर इंक्रीज होंगे तो पहले हम देखेंगे कहीं एडिशन तो नहीं है, तो एडिशन तो लग नहीं रही। देखो नंबर्स बड़े होते चले जा रहे हैं,
और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह ऑप्शन में अगर हम देखें तो बड़े नंबर्स है। तो सिंपल एडिशन से तो नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन है। अगर मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक भी नहीं आएगा तो फिर हम स्क्वायर क्यूब पे जाएंगे। तो देखो इसमें क्या था पैटर्न, इसमें इस तरीके से था 3 1 जा 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, फिर 4 2 जा 8 प्लस 2 तो हो जाएगा 10, देन फिर 10 3 जा 30 प्लस 3 33। तो अगला टर्म क्या होगा 33 इंटू 4 प्लस 4, 33 4 जा 4 से मल्टीप्लाई मतलब डबल करो 66, 66 का डबल करो 132 और प्लस 4 136। तो अगला नंबर क्या होगा 136 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और उसमें प्लस 5 ऐड 685। 685। हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी, हमें पता है 6 5 जा 0 आएगा प्लस 5 ऐड हो रहा है, ये सिर्फ 685 में ही था। नेक्स्ट 31। देखो यहाँ नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी एडिशन की बात होगी कहीं ना कहीं जरूर। 11 15 21 29। क्या होगा जल्दी बताओ, ये तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 31 11 15 देन 21 29, अगला क्या होगा? सर 4 ऐड करके हमने 2 2 की सीरीज बना दी है। 4 6 8 10 39 आंसर होगा। 4 6 8 तो अगला क्या होगा 10 39, ऑप्शन में भी है सीधे। चलो नेक्स्ट 3 6 18 72 360। 3 6 18 यहीं से हमें हिंट मिल रहा है 3 6 18 72 360। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72, 72 5 जा 360। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 366 जा 2160 है ना। तो नंबर्स देखते ही मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रही थी कि 3 6 18 72 यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो नेक्स्ट पर आओ 33। क्वेश्चन 33 में ये नंबर्स इधर मैं लिख भी रहा हूँ 6 12 7 11 8 10 9 क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? सर यहाँ पर डबल सीरीज चल रही है। 6 को 1 छोड़ दीजिए, आप 12 छोड़ दीजिए। 6 और 1 7, 7 1 8, 8 1 9 और उधर से सब्ट्रैक्शन की सीरीज चल रही है 10। यस सर। गुड गुड। ये दो सीरीज का कॉम्बिनेशन था, एक -1 और एक +1। तो ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है ये माइनस वाली सीरीज में आ रहा है। 12 11 10 -1, यहाँ पर भी क्या आएगा यानी कि 9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 34 0 5 0 5 22 57 116 क्वेश्चन मार्क। देखो इसको अगर हम देखें कितना ऐड किया 5, फिर कितना ऐड किया 17, फिर कितना ऐड किया 22 और 57 में से 22 माइनस कर दो 25 है ना। इसमें से कितना होगा 57 43 एंड 6 सर आई 57। थिंक 35 ऐड किया है उधर 57 और 22 में। उस
देन 57, 59। अब देखो यहाँ कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, कितना ऐड करते चल रहे हैं। 5, 17, 35, 59। इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है एक बार आपके एमबीए में, ये वाली सीरीज का। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है? 2019 में शायद आया इस टाइप का क्वेश्चन। कुछ ये प्राइम पैटर्न बन नंबर रहा है? था सर। नहीं तो अगला क्या होगा? चलो प्राइम तो है, लेकिन प्राइम वैसे 35 तो नहीं है, तो अगला क्या होगा? लेकिन हमें ये बताना है ना, मेन चीज तो ये है कि आगे क्या आना चाहिए। देखो ये सिंपल एक पर पैटर्न बेस नहीं था, ये पैटर्न कैच करने के लिए हमें इसमें भी जाना पड़ा। 5 और 17 में 12 का डिफरेंस है, इसमें 18 का डिफरेंस है, और इसमें 24 का डिफरेंस है। यानी ये 2 लेवल पर बेस सीरीज थी। सिंपल आप इसके बेस पे आंसर नहीं दे सकते थे, आपको एक लेवल और देखना था कि ये जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं ये भी क्या हो रहा है, एक सीरीज के टर्म में ऐड कर रहा है। पहले में 12 ऐड किया, फिर 18 किया, फिर 24 किया, तो अब जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें कितना ऐड होना चाहिए? कितना ऐड होना चाहिए? 30। 30। पहले 12 किया, फिर 18, फिर 24, अब कितना किया? 30। यानी कितना नंबर ऐड होगा? 59 में 30 ऐड कर दें, कितना ऐड करना है हमें? 89। यानी हमारा आंसर क्या होगा? 116 प्लस 89। यानी 116 में 90 ऐड कर दो और उसमें से एक माइनस कर दो, तो आंसर विल बी 205। 205। यस, दिस इज आंसर। तो ये एमबीए में एक बार आई सीरीज इस टाइप की, इसमें क्या था, 2 सीरीज पर बेस्ड है ये। तो एक लेवल और नीचे हम गए कि अच्छा 5, 17, 35, 59 में क्या पैटर्न लग सकता है। तो हमने देखा अच्छा पहले 12 ऐड किया, फिर 18 किया, फिर 24 किया, तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए? 30। इस तरीके से हमें आंसर मिल गया। ठीक, फिर ये लेटर बेस्ड है, VTRN। क्या आंसर आएगा इसमें? सर ऑप्शन डी आंसर होगा इसका, -2 की सीरीज चल रही है। यस, P&L। क्या है ये सीरीज? देखो VTR यानी P आएगा, फिर N और फिर L। तो हम यहां से अगर मूव करें LMN, NOP, PQR, RST, UV, यानी बैकवर्ड था ये। +2 में अगर बैकवर्ड से देख रहे हैं, फॉरवर्ड देखेंगे तो हम कहेंगे -2। यानी एक एक लेटर स्किप करके लिखे हुए थे रिवर्स ऑर्डर में। 36। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, FG। क्या है लॉजिक? क्या लॉजिक लगा रेनुमा, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी करें क्वेश्चन। सर जैसे सी डी और मतलब DE, EF। देखो ये जो लेटर यस लिखा सर। है इसमें एक ऐड करा तो ये आएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, या फिर DE, एक एक लेटर के गैप से लिखते चले जा रहे हैं। गैप मतलब कंटिन्यूअस। 37,
थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, 57 तक पहुंचना है भाई। इसमें क्या है, देखो नॉर्मली जब लिखे होते हैं ना, जब 3 या 3 से ज्यादा के होंगे तो एक हिंट क्या होता है, मतलब एक चीज ट्राई करके देखना कि पहले पहले लेटर के बीच में कोई रिलेशन बना के देखना। 2 में तो कुछ और भी हो सकता है, 3 या 4 अगर लेटर होते हैं तो नॉर्मली यही होता है। जैसे इस तरीके से है तो C G K O, इसमें कोई लॉजिक होगा, उसी के बेस पे आपको अगला बताना होगा। सर +4 का लॉजिक है यहाँ पर। C D E F G, यस 4, फिर 4 G H I J K, यस तो +4 का होगा। तो O पे +4 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, P Q R S। तो देखो यार 3 ऑप्शन में S भी है, यानी हमें लगभग सही जा रहे हैं। अब जो मिडिल वाले लेटर्स हैं, जैसे I और M और Q और U। ऑप्शन बी SYH। देख लेते हैं यहाँ पर, ऑप्शन बी ही लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ भी +4 ही शायद दिख रहा है। IJKLM +4, तो U पे +4 हो जाएगा, VWXY। यहाँ S और Y, तो अभी भी एक ऑप्शन पे और आना पड़ेगा। लास्ट इज RVZD, देन दिस। तो देखो Z के बाद हम सीरीज फिर कंटिन्यू कर लेंगे, तो 4, यानी 4 वाला ही लॉजिक है। तो DEFGH, यस ऑप्शन बी, आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये देखो 38 39 सब इसी तरीके से है, आप करके देख लेना खुद ही। पहले पहले हर जो भी ग्रुप ऑफ हमें लेटर्स दिए उसका फर्स्ट वाले में आपस में रिलेट करो, मिडिल वाले को आपस में रिलेट करो, और लास्ट वाले को। अब इस पे आते हैं जरा, फाइंड द रॉन्ग टर्म। तो कभी कभी सीरीज की जगह क्वेश्चन क्या आ जाता है, रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म बताना है हमें। तो क्वेश्चन 40 में जैसे लिखा है DOUEPV, यानी एक कॉमन कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, एक कोई ऐसा होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। ITZ। सर HTY गलत है इसमें। यस HTY, क्यों गलत है? सर एक सीरीज चल रही है सबके फर्स्ट लेटर्स की, DEFGHIOPQR, यहाँ पर S आना चाहिए था T की जगह। गुड। ये क्या है, सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। देखो DEFGHI, फर्स्ट सारे लेटर क्या है, अल्फाबेटिकल। देन OPQR, यहाँ पर S होना चाहिए था, इस T की जगह S होना चाहिए था। तो दिस इज अवर रॉन्ग टर्म। ठीक है, 42 पे आ जाते हैं, मिसिंग टर्म। देखो इसमें लेटर्स भी हैं और अल्फाबेट भी हैं, ऐसी सीरीज को हम कहते हैं अल्फान्यूमरिक, जिसमें लेटर के साथ नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसे मिसिंग टर्म बताना है। इसमें क्या है, देखो F3X H7U J15R एंड लास्ट इज L31O। तो इसमें भी क्या होगा, वही लॉजिक होगा। फर्स्ट लेटर आपस में रिलेट होंगे, बीच में जो नंबर्स हैं वो आपस में रिलेट होंगे, और लास्ट वाला लेटर आपस में रिलेट होगा।
तो यहाँ 3 आपको ऐसे सीरीज लिख सकते हो। एफ के साथ रिलेशन होगा एच का, फर्स्ट लेटर, एच के साथ जे, जे के साथ एल। तो बताओ यहाँ क्या आएगा अब। इसी तरीके से ये नंबर भी आपस में रिलेट होंगे, 3, 7, 15 और 31। और ये लास्ट वाला भी, एक्स यू आर ओ। देखो नंबर में थोड़ा जल्दी दिमाग चलता है, तो पहले हम नंबर को ही देख लेते हैं। 3, 7, 15, 31 क्या होगा नेक्स्ट टर्म? नेक्स्ट क्या आएगा? क्या लग रहा है? देखो नंबर सीरीज बन रही ना, 3, 7, 15, 31। सर 4 8 16 की सीरीज बन रही है, 4 2 8 2 16। तो क्या होगा फिर? आंसर कौन सा हो सकता है ये बताओ। और कोई? नजीर, सलमान, अनिलबा? सर समझ नहीं आया। नहीं, खाली ये नंबर पे बताओ। 3, 7, 15, 31, इसमें अगला टर्म क्या आएगा? पूरे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश मत करा करो, क्वेश्चन को ब्रेक करा करो कि अच्छा यहाँ 2 लेटर और एक नंबर है, तो पहले नंबर को चलो करके देखते हैं यहाँ क्या आएगा। 31 के बाद क्या आएगा? 63। भाई देखो ये 3 का डबल है 6 + 1, डबल करके 1 ऐड कर रहे हैं। 7 का डबल 14 और +1, 15 का डबल 30 और +1। तो नेक्स्ट क्या होगा? 31 का डबल 62 + 1, 63। यानी बीच में जो नंबर आएगा वो 63 आएगा। अगर हम ऑप्शन देखें तो सिर्फ एक ही में 63 गिवन है, तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने सिर्फ बीच में नंबर को देखा, क्योंकि नंबर में जल्दी दिमाग चलता है, इसलिए मैंने कहा कि पहले नंबर पे कर लेते हैं, लेटर फिर बाद में कर लेंगे। तो नंबर से ही हमें आंसर मिल गया। लेकिन हम ये भी निकाल लेते हैं कि क्या आएगा। तो एफ और एच में क्या रिलेशन है? एफ और एच, एफ जी एफ एच जी एच +2, +2 देन एच के बाद आई जे +2 +2 +2 +2। तो ये तो एन सिंपल आएगा सर। लॉजिक है। एल के बाद क्या? एम, एन। एन। यहाँ नंबर तो आ ही गया 63। अब इसमें एक्स यू आर ओ, तो हमें देखते ही लग रहा है कि ये बैकवर्ड जा रहा है, उल्टा मूव कर रहा है। लेकिन कितने स्टेप मूव कर रहे हैं ये चेक कर लो। ओ +2 वो +3। हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, हम हाँ समझने के लिए -3। देख लेते हैं। ओ के हाँ बाद पी क्यू आर, यानी -3। -3 -3 तो -3 यानी यहाँ पर कौन सा आएगा? तो पीछे एल। मूव करें। एल एल, एल एम एन ओ। तो हमारा पूरा नंबर क्या हो गया? N63L। दिस इज द मिसिंग। तो कभी कभी लेटर और इसको मिला के दे देते हैं, इसी के बेस पे रॉन्ग टर्म भी दे देते हैं। क्या है? D4V G10T J20R
M43P और P90N। तो पहले नंबर्स में ही देखते हैं कि क्या कोई पैटर्न है। 4, 10, 20, 43 और 90। इसमें इस बार रॉन्ग टर्म है, ध्यान रखना, सीरीज नहीं है, रॉन्ग टर्म। यानी कोई एक पैटर्न तो होगा इसमें, लेकिन एक टर्म ऐसा होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। यस सर 43। 43 क्यों पैटर्न 43 नहीं कर रहा? देखो 4 और 10, 4 और 10 में मुझे समझ में आ रहा है 4 2 जा 8 प्लस 2 10। लेकिन यहाँ 10 और 20 तो सीधे डबल है। 20 और 43 में देखो वही +2 +3 +4। देखो कुछ पैटर्न सा तो बनना है, डबल करके कुछ ऐड हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें गड़बड़ किस जगह हो रही है ये चेक करना है हमें। रॉन्ग टर्म कौन सा है? देखो मैंने ये हिंट दे दिया, अब तुम मुझे सोच के बताओ कि नंबर गलत कौन सा है। रिलेशन क्या है? इंटू 2 प्लस समथिंग, ऐसा कुछ पैटर्न है। इसमें नंबर गलत कौन सा आ रहा है? उस नंबर को मुझे बताओ, उसकी जगह क्या आना चाहिए ताकि एक यूनिफॉर्म सीरीज हो जाए, एक यूनिफॉर्म लॉजिक आ जाए हमारे पास। सर 43। 43 की जगह क्या आना चाहिए? भी गलत होगा तो उसकी जगह कुछ सही तो आएगा, तभी तो सीरीज यूनिफॉर्म होनी चाहिए मेरी। सीरीज में जब मैं लॉजिक लगाऊं तो एक जैसा सबके नहीं होना चाहिए। सर 40। 40 तो फिर 90 कैसा आएगा? नहीं तो फिर 4 से 10 कैसे आया? अगर डबल का लॉजिक लगा रहा हो तो फिर 4 के बाद 8 होना चाहिए, 8 के बाद 16, फिर 32। फिर तो सारे नंबर गलत हो गए ना। सारे नहीं है, 10 एक गलत है कोई। 10 से गलत है, 10 गुड। ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए था? 10 की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए 9। ये होना चाहिए 4 का डबल करा +1, 9 का डबल किया +2, 20 सही आ गया। 20 का डबल किया +3 सही आ गया। 43 का डबल किया +4 सही आ गया। यानी सही नंबर की सीरीज ये थी, 4, 9, 20, 43 और 90। यहाँ ये 10 की वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो ये रॉन्ग टर्म वाले थोड़ा ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है। सीरीज का तो फिर भी हम जल्दी बना लेते हैं, रॉन्ग टर्म में क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ नंबर को खुद ही सही मान के कैलकुलेट आगे करते हैं। तो यहाँ 4 के बाद ही अगले स्टेप पे गड़बड़ थी। अब देखो ये बिल्कुल यूनिफॉर्म सीरीज है। डबल करो +1 कर दो, फिर डबल करो +2 कर दो, फिर डबल करो +3 कर दो, फिर डबल करो +4 कर दो। ये आ गया। तो ये 10 की वजह से दिस इज अवर आंसर। ये रॉन्ग टर्म है। क्लियर? यस आगे सर। थोड़े ट्रिक थे लेकिन ऐसे आएंगे, रॉन्ग टर्म को भी ध्यान रखना। अब क्लासिफिकेशन टॉपिक है। क्लासिफिकेशन मींस होता है ऑड वन आउट। हमें सीधे आंसर देना होता है इसमें से डिफरेंट कौन सा है। तीन यूनिफ आपस में क्या होंगे?
किसी एक लॉजिक से कॉमन होंगे तीनों चीजों में। एक टर्म ऐसा होगा जो अलग होगा, जो अलग है वही बताना है हमें। जैसे 44 में क्या है, सन मून वीनस मार्स, क्या अलग लग रहा है? सन मून वीनस मार्स। वीनस, वीनस मून, मून। नजीर क्या लग रहा है? मून। मून, मून इज द आंसर। क्यों? क्योंकि सर ये प्लेनेट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट। प्लेनेट तो सन भी नहीं है, इस बार सन भी तो यस नहीं सर। है, वीनस और मार्स ही प्लेनेट है सिर्फ। लेकिन आंसर इसका मून है। एक्चुअल में ये सब सोलर सिस्टम के पार्ट है। सोलर सिस्टम में मून्स काउंट नहीं होते हैं, सीधे सन और प्लेनेट की बात होती है। तो आवर आंसर इज दिस, ऑप्शन बी, मून। 45 पर आओ। ग्रीन, वॉयलेट, ब्राउन, येलो। इस बार हमें क्या लग रहा है, चारों क्या है, कलर्स हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से एक कलर अलग होगा, तीन कलर कॉमन होंगे। ब्राउन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ब्राउन। नजीर, सलमान और कौन है जरा देखें एक मिनट। अरीबा, शुएब, आसिफ नहीं आया आज। कौन सा कलर अलग होगा अरीबा? ग्रीन, वॉयलेट, ब्राउन, येलो। ब्राउन। ब्राउन, येलो। क्यों ब्राउन, क्यों है अलग? ब्राउन को अलग क्यों कर दिया इसमें से? देखो ये रेनबो कलर्स होते हैं। कितने होते हैं रेनबो में कलर? 7। सर 7। 7। कब बनता है रेनबो? बारिश। रेनबो कब बनता है? और जब बारिश भी हो और सनलाइट भी हो। सनलाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है, तो जब वो बारिश के की ड्रॉप के थ्रू पास होती है तो वो क्या करती है, अपने 7 पार्ट में अलग अलग ब्रेक हो जाती है। तो रेनबो तब बनता है जब बारिश के साथ सनलाइट भी हो। तो सनलाइट को वो ब्रेक कर देता है 7 कलर्स में। तो ये 7 कलर्स नाम याद रखने के लिए होती है रेनबो कलर्स। दे आर नोन एज विबग्योर। शॉर्ट में हम विबग्योर कहते हैं। वी फॉर वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लास्ट में होता है रेड। तो ग्रीन, वॉयलेट और येलो ये तीनों रेनबो कलर है, ब्राउन रेनबो कलर नहीं है। इसलिए ऑड वन आउट क्या है, दिस इज ब्राउन। नेक्स्ट, सिल्क, फर, मिल्क, रबर। इसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन आंसर सी। ऑप्शन सी। सबको सी लग रहा है या कुछ और भी हो सकता है ऑप्शन? क्यों सर सी, क्यों यही है। कहा? कैसे कहा सी? क्या लॉजिक लगाया? क्योंकि सर ये सिल्क फर सर रबर का सर रिलेशन है हाँ सर, कहीं ना और कहीं। मिल्क जो है वो लिक्विड है। चलो ये भी हो सकता है कि भाई लिक्विड फॉर्म में है, रबर भी सेमी हाँ लिक्विड होती है वैसे तो। लेकिन देखो एक चीज और है इसमें लॉजिक। सिल्क क्या होता है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? सिल्क सर नेचुरल। नेचुरल है, और फर भी नेचुरल है, और रबर भी।
तो फिर क्या अलग हो सकता है? बट सर इन सर ये चारों में क्लॉथ्स टाइप जो में आते हैं ना, लेकिन मिल्क कुछ ऐसा नहीं होता। यस इसमें मिल्क ही लग रहा है, ठीक है चलो। वैसे रबर के लिए भी एक लॉजिक ये लग सकता है कि रबर हमें क्या मिलता है, ट्री से मिलता है, बाकी कोई भी ट्री प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मिल्क इसमें ज्यादा सही है क्या? 48 पर आओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ जरा। 48 पढ़ो, एक मिनट। कॉन्शियस मोरालिटी, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी चेक हो जाती है इन क्वेश्चन में, ऐसे आ जाएंगे। कंडक्ट और वेट, इसमें से कौन सा अलग होगा? कॉन्शियस, मोरालिटी, कंडक्ट और वेट। सर वेट। वेट, यस, आंसर इज वेट। क्यों? सर वेट जो डिफरेंट है वेट क्या है इन एक्चुअल में? तीनों देखो से। फिजिकल चीज है, फिजिकल हम्म, क्वांटिटी है। हाँ सर। कॉन्शियस, ये मोरालिटी, कंडक्ट, ये सब बिहेवियर और उन सबसे हाँ, रिलेटेड है आपके। इसे छू नहीं सकते, हाँ, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल है, मतलब बिहेवियर की चीजें हैं तो वो वेट से अलग है। वेट हमारा फिजिकल क्वांटिटी, हमें पता है, उसे मेजर कर सकते हैं, तो सर आंसर इज वेट। क्वेश्चन 47 तो इजी है। मिल्क, सिरप, स्क्वैश, केक। केक हो जाएगा इसमें। केक। बाकी सब ड्रिंक्स है, केक ड्रिंक नहीं है। अब देखो क्लासिफिकेशन में क्या हो सकता है, इस तरीके से लेटर्स भी दिए जा सकते हैं आपको, कि लेटर कौन सा अलग होगा इसमें। तो सर वही सीरीज वाला लॉजिक। हाँ, सर 15 मिनट्स रह गए हैं सर। 53 to 57 करवा दीजिए, ये वाले तो बहुत कर लिया आज, ABCD वाले, अगर सब अच्छा एग्री हो तो। चलो देख लेते हैं। इसमें क्या है देखो, लेटर वाले में वही लॉजिक होगा देखो हमेशा, कि फॉरवर्ड कुछ मूव हो रहा है, कुछ बैकवर्ड मूव हो रहा है, इस तरीके से। ये देख लेते हैं हम, एक मिनट। इसमें अल्फा न्यूमरिक है, A8C, D22G, H42M, F34J। 51 देख लेते हैं क्या होगा, कौन सा अलग लग रहा है। A8C, देखो इस बार सीरीज नहीं बनानी, क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखना, कभी सीरीज सोच के हम 8, 22, 42 में सीरीज बनाने लगे। इस बार क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें से एक अलग है। देखो ए की पोजीशन क्या होती है, हमने पोजीशन डिस्कस की थी ना। फॉरवर्ड में इंग्लिश ए फर्स्ट नंबर पे आता है, सी कौन से नंबर पे आता है, थर्ड, ABC। तो क्या 1 और 3 का कोई रिलेशन है 8 से? अगर मैं 1 और 3 को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा 8। यानी जो भी लेटर्स लिखे हैं उनकी फॉरवर्ड पोजीशन को हम ऐड करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर लिखा हुआ है। जैसे डी, डी कौन सी पोजीशन पर आता है, फोर्थ, ABCD। जी कौन सी पोजीशन पे आता है, 3 7। सर 7 सर। तो 7 + 4 × 2, 22। अब देखो दो में मुझे कॉमन लॉजिक मिल गया, तो इन आंसर में से किसी में एक में लॉजिक होगा, किसी में नहीं होगा। कौन से में नहीं है, आंसर क्या होगा हमारा? ये तो नहीं हो सकता, ये तो दोनों आपस में सेम लॉजिक लेके आए। तो 3 में सेम लॉजिक होता है, एक में अलग होता है। तो हम हमेशा ऐसे में क्या करेंगे, ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, अगर वो है तो ऑप्शन डी आंसर होगा, वरना फिर सी है।
एच कौन सी पोजीशन पे आता है 8 भाई? जी के बाद एच है 8। एम देखो इसके लिए एक 13। शॉर्टकट हमने रूल पढ़ा था, इजोटी 5 10 15 20 25। एम किसके क्लोज है? जे के बाद ले सकते हैं, जे इज 10, के एल एम 11 12 13 13। तो 13 और 8 21 इंटू 2 42, यानी ये तीनों में सेम लॉजिक लग रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा दिस वन। इसमें नहीं लगेगा ये लॉजिक F34 जे में। एफ की पोजीशन है EF6, जे की पोजीशन है इजोटी में हमें दिख रहा है सीधे 10। तो 10 प्लस 6 16 इंटू 2 32 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 34 है। तो ये हमारा ऑड वन है, डिफरेंट है। तो आंसर इज बी। चलो अब नंबर वाले पर आ जाते हैं। विच नंबर इज डिफरेंट 4 8 16 और 9? सर ऑप्शन डी 9। हाँ, अब देखो वही चीज आएगी जो हमने एक बार क्लास में डिस्कस की थी। 4 8 16 और 9 कौन सा ऑड वन है? जल्दी 9। बताओ। सबको 9 लग रहा है, क्यों? यस सर 9। क्या लॉजिक है 9 के पीछे? सर ऑड वन। सर दो 4 लॉजिक हो इंटू सकते 2, हैं। एक तो है ऑड, ऑड 4 नंबर है। इंटू 2 8। सीरीज नहीं बनानी, सीरीज नहीं बनानी है, इवन नंबर्स। सीरीज नहीं बनानी इस बार, याद रखना ये चीज। ठीक है हम कर देते हैं गड़बड़ क्योंकि हमें उसी की आदत होती है ज्यादा, क्लासिफिकेशन हाँ अच्छा ये नंबर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये नहीं। डबल वाला लॉजिक नहीं लगेगा इसमें, ध्यान रखना। ठीक है सर। एक लॉजिक ये है कि ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर नहीं है, तीनों इवन है। तो ये कहोगे तो चलो समझ में आता है, लेकिन मैं कहूँ ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो मेरे हिसाब से 8 आंसर है। और ऑप्शन में दोनों है, 8 भी है और 9 भी है। तो अब क्या टिक करूं मैं? ये वाली बात आ गई 8 कि दो लॉजिक है, ऑप्शन बी। दोनों अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अब हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमेशा स्क्वायर या क्यूब की बात आ जाती है, वो स्ट्रॉन्गर लॉजिक होता है। ऑड इवन या डिविजिबल बाय 2 या नॉट डिविजिबल बाय 3, इस तरीके के लॉजिक जो होते हैं वो वीक लॉजिक होते हैं। ये चीज हम जब एक्स्ट्रा क्लास करेंगे तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी समझने वाली चीज है कि भाई दो लॉजिक है, दोनों से अलग अलग आंसर आ रहे हैं और दोनों ऑप्शन में है, तो अब क्या करना चाहिए? तो यहां पर हम जाएंगे स्क्वायर वाले लॉजिक से। हम कहेंगे कि बाकी 3 नंबर जो है वो स्क्वायर है, 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो हमारा आंसर विल बी 8। नेक्स्ट पर आओ, 43 53 63 73। 43 53 63 73 क्या होगा? 63। क्वेश्चन नंबर 54 में 43 53 63 और 73, ऑड वन इज 63। क्यों? क्यों सर ये अलग है ये? कंपोजिट नंबर है, ये गुड कंपोजिट है, बाकी सब प्राइम्स हैं। गुड। ये लिखे इस तरीके से है, लेकिन एक्चुअल में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम है। 63 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से।
दैट आर प्राइम, बट ये 9 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अवर ऑड वन आउट इज ऑप्शन सी 63। नेक्स्ट है 55, मैं इधर लिख रहा हूँ नंबर्स। 55 में क्या है, 3:8, 6:35, 7:50 और 1:0। ये 1:2 मतलब यहाँ रिलेशन है कुछ ना कुछ, तो ये रेशो तो हो नहीं सकता क्योंकि 1/0 तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 3 ऐसे होंगे जो कोई ना कोई कॉमन रिलेशन लिए हुए होंगे, एक नंबर ऐसा होगा जो कि कॉमन रिलेशन नहीं बना रहा होगा। हमें बताना सर कौन ऑप्शन सा सी। नहीं बना। ऑप्शन सी, और किसी का आ रहा है ऑप्शन सी? देखो ये 3 और 8 में क्या रिलेशन है, 3 का स्क्वायर होता है 9 -1, 6 का स्क्वायर होता है 36 -1, 1 का स्क्वायर होता है 1 -1 0। यानी जो पहले नंबर लिखा है उसका स्क्वायर करके -1 करके दूसरा नंबर लिखा हुआ है। लेकिन 7 और 50 में क्या हो रहा है, 7 स्क्वायर 49 है और उसमें 1 ऐड हो रहा है, बाकी सब में 1 माइनस हो रहा है स्क्वायर में से। 7:50 में क्या हो रहा है, स्क्वायर में से 1 ऐड हो रहा है, तो ये हमारा ऑड वन है। जो भी अलग जाएगा लॉजिक से वो ऑड वन होगा। नेक्स्ट 56, ये तो सीधे सिंपल क्वेश्चन था। 21:24, 28:32, 14:16 और 54:62, कौन सा अलग है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अलग है। ऑप्शन डी, ट्वेंटी वन और 24 देखो दोनों 3 से डिविजिबल है। अगर मैं 3 से कट कर दूं तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। ये दोनों 4 से डिविजिबल है, 4 7 जा 4 8 जा, तो देखो दोनों जगह सेम आ गया 7 और 8। ये 2 से डिविजिबल है 7 और 8, इसमें 7 और 8 का रेशो नहीं बन रहा, तो दिस डी इज अवर ऑड वन आउट। ये हमारा डिफरेंट है। लास्ट बताओ चलो, 57 नंबर्स हैं 4 6 10 7। ऑप्शन बी है 4 12 20 28। थर्ड है 1 3 5 7 और लास्ट है 2 6 10 40। ऑप्शन ए। तो ये एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि अलग होगा, बाकी तीनों में कोई ना कोई कॉमन लॉजिक लग रहा होगा। ऑप्शन ए, चलो नजीर ने बताया। और क्या लग रहा है, इन चारों में से क्या हो सकता है? सर आई थिंक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, कोई नहीं, लॉजिक लगा सकते हैं हम। सलमान क्या लग रहा है, ए या सी में से कोई लग रहा है? नहीं सर, समझ नहीं आया। ये ऑप्शन ए में जितने नंबर्स हैं इनके बीच में कोई कॉमन रिलेशन होगी, ऑप्शन बी वालों में कोई कॉमन रिलेशन होगी,
सी वालों में, डी वालों में। 3 तो ऑप्शन ऐसे प्लस होंगे जिसको हम प्लस एक टू प्लस टू कॉमन रिलेशन बता सकते हैं कि ये कॉमन लॉजिक से इन्वॉल्व है। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो मुझे भी आंसर इसमें ऑप्शन ए लग रहा है। सी के लिए क्या लॉजिक है कुछ? रेनुमा कैसा है सी? सर मैं भूल गई मैंने क्या लॉजिक लगाया था। चलो देखो इसमें क्या हो रहा है, 4 12 20 28 में क्या हो रहा है, प्लस प्लस 8 कर रहे हैं। इसमें +2 कर रहे हैं, इसमें +4 कर रहा है। यानी हम एक कॉमन लॉजिक ये कह सकते हैं कि जो भी नंबर या सीरीज जनरेट हो रही है वो कंजिक्यूटिव है कुछ, मतलब कॉन्जिक्यूटिव 8 ऐड किया गया, 2 किया गया, 4 किया गया। लेकिन ऑप्शन ए ऐसा है कि 4 में 2 ऐड किया 6, 6 के बाद 10 और फिर माइनस भी हो गया। तो यही एक ऐसा ऑप्शन था जो किसी भी लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। तो दिस इज द ऑड वन आउट। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 57। तो ये हमारा एक टेस्ट था इसके ऊपर। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है आपस में रिलेटेड हैं और कल जो क्लास करेंगे उसका कॉन्सेप्ट भी इसी पर, जो एनालॉजी और इस सब में हम कर रहे हैं उसी पर बेस्ड है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट वाले हम एक साथ सारे चैप्टर निपटा देंगे। कोडिंग डिकोडिंग, तो कल की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। इसका बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो फिर से मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कल यूज होगा। हम क्या करते हैं, जो भी लेटर्स होते हैं ABCD EF GH IJKL MN OPQRST UVWXYZ, हम इनको फॉरवर्ड पोजीशन या बैकवर्ड पोजीशन के बेस पे नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। हम ए को 1 कह सकते हैं, बी को 2, सी को 3, डी को 4, इस तरीके से। तो ये कहाँ तक जाएगा, 26 तक। बैकवर्ड पोजीशन में हम z को 1 कह सकते हैं, y को 2, इसको 3, 4, इस तरीके से हम कहाँ तक आएंगे, a तक आएंगे 26 तक। तो ये फॉरवर्ड पोजीशन, ये बैकवर्ड पोजीशन, ये यूज होंगी। और किसी भी लेटर का सम ऑफ बैकवर्ड पोजीशन प्लस फॉरवर्ड पोजीशन ऑलवेज इक्वल टू होता है 27। तो किसी भी लेटर की अगर हमें फॉरवर्ड पोजीशन पता है तो बैकवर्ड निकाल सकते हैं, बैकवर्ड पता है तो फॉरवर्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 27। जैसे मान लो O इज 15 फॉरवर्ड पोजीशन में, तो O की बैकवर्ड पोजीशन में क्या होगा नंबर, अगर फॉरवर्ड पोजीशन 15 है तो बैकवर्ड कितनी होगी, 12 सर, 12। 12, क्योंकि दोनों का सम 27 है। 27 में से फॉरवर्ड पोजीशन माइनस कर दो तो बैकवर्ड पोजीशन मिल जाएगी, 27 में से बैकवर्ड पोजीशन माइनस कर दो तो फॉरवर्ड पोजीशन। सर ये ट्रिक जैसा है, ट्रिक। हाँ तो ये यूज करते हैं जल्दी के लिए। और अगर किसी लेटर की हमें एकदम से निकालनी है तो हमें पूरी ABCD लिखने की जरूरत नहीं, तो फिर हम दूसरा एक शॉर्टकट लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड इजॉटी। और ये जो होते हैं ये 5 के मल्टीपल वाले पोजीशन होती है, ये इनकी फॉरवर्ड पोजीशन के नंबर होते हैं। E5 पर, J10 पर, O15 पर, T20 पर और Y25 पर। ये रहा E5 पर, J की होगी 10, O की 15 फॉरवर्ड पोजीशन, T की फॉरवर्ड पोजीशन 20 और Y की फॉरवर्ड पोजीशन 25। तो जैसे मुझे P की चाहिए कि P की बैकवर्ड पोजीशन बताओ क्या होगी, तो हम देखेंगे अच्छा O के बाद P आता है तो O is 15, P is 16।
तो इसकी फॉरवर्ड पोजीशन तो हो गई 16, 13 बैकवर्ड क्या हो जाएगी 27 माइनस 16, यानी 9 होगी। तो हमें बार बार पूरा लेटर लिखने की जरूरत नहीं, अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन आ गए इस कॉन्सेप्ट पे तो पूरा एक ही बार लिख लो, सही रहेगा। लेकिन एक क्वेश्चन में कहीं यूज करना है तो हम जल्दी से इस शॉर्टकट से निकाल सकते हैं ईजॉटी से। ठीक है, तो ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ये बताओ आज के कोई क्वेश्चन, ये जो हमने किया टेस्ट सीरीज, देखो तो टेस्ट देने की तो आदत डाल लो, टेस्ट से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी नहीं आता हो तब भी ये देखो कि कुछ भी नहीं आता तो गैस ही करके देखो कितने नंबर आ रहे हैं मेरे। टेस्ट दोगे तो कोई ना कोई चीज तुम्हें जरूर पता चलेगी कि अच्छा टाइम, कि ये तो हमें लग रहा था ज्यादा टाइम है, लेकिन जब टेस्ट देने बैठे तो पता चला टाइम तो एकदम निकल गया। या फिर जैसे एक बार हुआ था कि क्वेश्चन मार्क कर रहा है, क्वेश्चन कर कोई और सा रहा है लेकिन मार्क क्या हो रहा है गलती से, वहां हमने गलत कर दिए, सर्किल गलत भर दिए। तो ये सब चीजें होती रहती, टेस्ट जितने देते रहोगे उतना आइडिया होता चला जाएगा। तो वीकली हमारा जो भी हम वीक में चैप्टर कवर करेंगे उसका संडे में टेस्ट रहेगा रेगुलर। तो एनी क्वेश्चन आज की क्लास में से कुछ पूछना है या और कुछ पूछना हो? नो सर। सर मैंने ली, हम्म। मतलब वहां पर गया था टेस्ट देने, बट नहीं, देखा उसमें मैंने। टेस्ट में मैंने देखा था ऑप्शन, वो टाइम एक्सटेंड नहीं कर रहा था। वो जो एक बार यस टाइम सर। अगर निकल गया ना तो एक्सटेंड नहीं होता, अगर पहले ही कर देता मैं तो शायद हो जाता। कोई नहीं, हमें भी यस। नई चीज सीखने को मिल रही साथ साथ। ठीक है, आगे से ध्यान रखना उसका। और इसकी हम सलमान शोएब रीवा, इसकी क्लास हम अरेंज करेंगे एक्स्ट्रा, जो ये 3 मेन टॉपिक छूटे हैं इसके लिए। ठीक है सर। ठीक है, फिर क्लास एंड करें आज की, रहनुमा? ओके सर। जी सर। ठीक है, ओके चलो। सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। फिर